दृष्टि आईएएस क्लासरूम नोट्स पॉलिटी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में हमने 2 लेक्चर करे थे फर्स्ट चैप्टर के। हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे इसका। भारतीय न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका अत्यंत शक्तिशाली है। भारतीय राज्य व्यवस्था का ढांचा विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर भले ही संघात्मक हो, लेकिन न्यायपालिका के स्तर पर यह एकात्मक होने के नज़दीक है। ठीक है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के स्तर पर विभिन्न न्यायपालिका नहीं है। राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। ठीक है, इसके अंडर होते हैं। इसके अलावा जो मूल अधिकारों के संरक्षक के तौर पर तथा संविधान के निर्वचन के तौर पर देखिए, संविधान के निर्वचन के अंतिम शक्ति रखने के कारण भारतीय न्यायपालिका काफ़ी शक्तिशाली है। न्यायिक पुनर्रक्षण जो होता है का अधिकार उसे पहले ही प्राप्त था। ठीक है, अब उसकी व्याख्या संविधान के आधारभूत लक्षणों में एक अंग के रूप में करके न्यायपालिका ने अपनी यह शक्ति और बढ़ा ली है। अब है यहाँ पे प्राकृतिक न्याय की धारणा। न्यायपालिका को संपूर्णता में समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है। यानी न्यायपालिका को अच्छे समझने के लिए हमें प्राकृतिक न्याय जानना होगा। और यह आजकल इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? क्या चीज़? प्राकृतिक न्याय। प्राचीन और मध्यकाल में राजा का न्याय निरंकुश किस्म का होता था, अर्थात उसे यह सिद्ध नहीं करना पड़ता था कि न्याय की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ है या पारदर्शी है। आधुनिक काल में व्यक्ति का महत्व बढ़ता गया और न्याय प्रणाली काफ़ी पारदर्शी हो गई है। इस पारदर्शिता की अभिव्यक्ति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में होती है। यानी कि पारदर्शिता की अभिव्यक्ति जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में होती है। प्राकृतिक न्याय है एक गतिशील अवधारणा है। प्राकृतिक न्याय क्या है? एक गतिशील अवधारणा है। इसका अर्थ पूर्णतः सुनिश्चित न होकर समय के साथ बदलता रहा है। मोटे तौर पर इसके अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत स्वीकार किए गए हैं। अभियुक्त को निर्णय से पूर्व अपना पक्ष रखने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। यानी कि जो भी अभियुक्त है उसको निर्णय से पहले अपना पक्ष जरूर रखने का मौका मिलना चाहिए। न्यायाधीश को निर्णय सुनने से पूर्व दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यानी कोई निर्णय सुनाने से पहले दोनों पक्षों को सुने। न्यायाधीश को निर्णय करने की प्रक्रिया में अपने व्यक्तिगत विचारों, आदर्शों और पूर्वाग्रहों को तटस्थ रखना होगा। यानी कि अपने पूर्वाग्रह से आप कोई फैसला सुना दें या व्यक्तिगत विचारों से। निर्णय सुनाते समय सिर्फ निर्णय ही नहीं बताना चाहिए, बल्कि कारण भी संतुष्ट किए जाने चाहिए जिन्हें न्यायाधीश को इस निर्णय तक पहुंचाया है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। अब है शासन के तीनों अंगों के संबंध। किसी देश की राज व्यवस्था को समझने के लिए यह भी जानना जरूरी होता है कि वहाँ के शासन के 3 अंगों में कैसा संबंध है। मोटे तौर पर यह संबंध निम्न प्रकार का हो सकता है। कहीं कहीं ये तीनों अंग परस्पर जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए राजतंत्र में राजा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अधिनायक तंत्र, तानाशाही और धर्मतंत्र में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है। यह लक्षण किसी राजव्यवस्था के पारंपरिक या गैर लोकतांत्रिक होने की ओर इशारा करता है। कुछ देश में विधायिका और कार्यपालिका में नज़दीक का संबंध होता है। यानी कि विधायिका और कार्यपालिका में आसपास का संबंध होता है, जबकि न्यायपालिका इससे अलग होती है। यह व्यवस्था संसदीय प्रणाली वाले देशों में दिखाई पड़ता है। कैसे देश में? संसदीय प्रणाली वाले देशों में दिखाई पड़ता है। इसमें कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होती है, जबकि न्यायपालिका इन दोनों से पृथक स्वतंत्र होती है। भारत और ब्रिटेन में मोटे तौर पर इसके उदाहरण देखे गए हैं। अब अमेरिका जैसे देशों में यह संबंध कुछ अलग है। वहाँ ये तीनों अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं। अमेरिका में क्या होता है? तीनों अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं। इसमें शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। कार्यपालिका के जो प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव जनसाधारण द्वारा निर्वाचित निर्वाचन गण के माध्यम से होता है। यानी कार्यपालिका के प्रमुख जो होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो जनसाधारण के निर्वाचन के माध्यम से होता है। विधायिका के दोनों सदनों का चुनाव जनता अलग तरीके से करती है, और न्यायपालिका के पदाधिकारियों का चयन राष्ट्रपति करता है, किंतु इनके लिए उन्हें सीनेट से अनुसमर्थन की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार शासन में तीनों अंग एक दूसरे की शक्तियों को मर्यादित करते हैं, और इसके लिए संविधान में कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, और इस सिद्धांत को नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। चेक एंड बैलेंस। यानी जहाँ तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है, इसमें शासन के तीनों अंगों का संबंध ना तो पूरी तरह से अमेरिका जैसा है, ना ही इंग्लैंड जैसा है। यानी कि 100% ना तो अमेरिका जैसा है, ना इंग्लैंड जैसा है। भारत व ब्रिटेन की तरह
भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका के भीतर से ही बनती है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया जाता है। इसके बावजूद भारत में संसदीय ब्रिटिश संसद की तरह इतनी ताकतवर नहीं है और उसके ऊपर सीमाएं अध्यारोपित की जा सके, ठीक है, मतलब की जा सकती हैं। इतनी ताकतवर नहीं है कि उसके ऊपर सीमाएं अध्यारोपित नहीं की जा सके। भारतीय न्यायपालिका को अमेरिका न्यायपालिका की तरह शक्ति प्रदान है। वह संसद द्वारा पारित कानून को न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कर सकती है। यदि वह कानून संविधान के मूल ढांचे यानी कि उसका जो आधारभूत ढांचा है के विरुद्ध हो तो उसे खारिज कर सके, ठीक है। और यह विशिष्ट संबंध भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया था और अभी तक का अनुभव सिद्ध करता है कि उनका दृष्टिकोण उचित ही था। अब आता है प्रश्न कि शासन प्रणाली में विभिन्न प्रकार। शासन प्रणाली के कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं? कह रहे राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा रही है, किंतु सरकारों या शासन प्रणाली की संरचना हमेशा एक सी नहीं रही है। शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप देखे जाते रहे हैं और आज भी देखे जा सकते हैं। इसके वर्गीकरण कुछ इस प्रकार हैं। शासन प्रणाली के विभिन्न रूप यहाँ पे हैं। शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर और शासन प्रणाली में संविधान के सम्मत होने के आधार पर। इस आधार पर राजतंत्र, अल्पतंत्र और लोकतंत्र होता है। अगर वैधता के स्रोत पर धर्मतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र होता है। और अगर शासन प्रणाली में संविधान के सम्मत होने पर देखें तो संविधानवाद और गैर संवैधानिकवाद होता है। एक और प्रकार है शासन प्रणाली में व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर भीड़तंत्र, धनतंत्र, औसत तंत्र, निरंकुश तंत्र, गणतंत्र या योग्य तंत्र और वृद्ध तंत्र होता है। अब यहाँ पे है वर्गीकरण का पहला आधार है कि शासन कितने लोग चलाते हैं। पहला आधार ये देखा गया। इस दृष्टि से शासन प्रणाली को निम्न प्रकार की व्यवस्था होती है। कभी कभी शासन की संपूर्ण शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है, जिसे राजतंत्र कहते हैं। एक हाथों में तो राजतंत्र कहेंगे या तानाशाही कहा जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि तानाशाही अनिवार्यता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, वह कभी कभी किसी गुट के हाथों में भी हो सकती है। कभी कभी शासन में एक छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होती है, जिसे अल्पतंत्र या गूढ़तंत्र कहा जाता है। कभी कभी शासन संपूर्ण जनता के हाथों में केंद्रित होती है, जिसे लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र या लोकशाही भी कहा जाता है। समकालीन विश्व में अधिकांश देशों में राज्य व्यवस्था लोकतांत्रिक ढांचे पर कार्य करती है। कुछ ही देश ऐसे हैं जहां आज भी राजतंत्र कायम है। हाल ही में अरब देश जैसे लीबिया, सीरिया आदि में घटी घटनाएं साबित करती है कि राजतंत्र जहां भी है वह उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर देश की जनता अपने विवेक के अनुसार शासन प्रणाली चाहती है। अब शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का दूसरा आधार यह है कि शासक वर्ग को किस स्रोत से शासन करने की वैधता मिलती है, यानी किस स्रोत से उसको शासन करने की वैधता मिलती है। इस दृष्टि से शासन प्रणाली को कई प्रकार हो सकते हैं। धर्मतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या अभिजनतंत्र, लोकतंत्र इत्यादि। इन प्रणालियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। यदि सरकार की वैधता धार्मिक ग्रंथों पर टिकी होती है, यानी कि धार्मिक ग्रंथों से वैधता मिलती है, तो वो धर्मतंत्र कहलाती है। मोटे तौर पर तिब्बत और वेटिकन सिटी इसका एग्जाम्पल हो गया। कहीं कहीं सामाजिक परंपराओं के आधार पर उच्च और उच्च कुल के लोग राज्य की सत्ता के अंतर अपने वर्ग तक सीमित कर लेते हैं, इसे कुलीन तंत्र कहते हैं या अभिजन तंत्र भी कहा जाता है। प्राचीन यूनान और ऐसे कई देश जो थे जिसमें ये व्यवस्था प्रचलित थी। कभी कभी सत्ता का स्रोत किसी व्यक्ति या शारीरिक सैनिक ताकत में निहित नहीं होता। कभी कभी सत्ता का स्रोत किसी व्यक्ति की शारीरिक या सैनिक ताकत में निहित होता है। वह व्यक्ति तब तक शासक बना रहता है जब तक कि कोई अन्य उससे सत्ता छीन न ले, तो ऐसे सत्ता को कहते हैं राजतंत्र। आधुनिक युग में आमतौर पर सभी देशों में सत्ता के वैधता स्रोत जनता खुद होती है और यह तय करती है कि शासन कौन चलाएगा। ऐसी व्यवस्था को क्या कहेंगे जहां जनता खुद होगी, लोकतंत्र कहते हैं। तीसरी दृष्टि से सभी शासन प्रणालियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि वह शासन प्रणाली किसी निश्चित संविधान की मर्यादाओं के भीतर कार्य करती है या नहीं करती। इस तरह से क्या होते हैं, दो तरह के शासन होते हैं, संविधानवाद और गैर संविधानवाद। संविधानवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार समस्त शासन नियम और कानूनों के एक समुच्चय के माध्यम से चलाया जाता है। कोई भी व्यक्ति, समूह, समुदाय या संस्था संविधान से ऊपर नहीं होती, बल्कि उसकी शक्तियां और दायित्व संविधान के माध्यम से निर्धारित होते हैं। ऐसे शासन को ही आमतौर पर विधि का शासन भी कहा जाता है। आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियां संविधानवाद के दायरे में आती हैं।
हालांकि भूतपूर्व सोवियत संघ और वर्तमान चीन की सरकारें उदार लोकतंत्र को स्वीकार न करने के बावजूद एक खास दृष्टिकोण से स्वयं को संविधानवादी बताती है। गैर संविधानवादी शासन प्रणालियों में वे हैं जिनमें संविधान या विधानों के निश्चित समुच्चय की सर्वोच्चता प्राप्त नहीं होती। राजतंत्र, सैनिक शासन और तानाशाही ऐसे ही प्रणालियां हैं। इसमें क्या होता है कि संविधान को सर्वोच्चता नहीं प्राप्त होती। राजतंत्र, सैनिक शासन और तानाशाही ऐसी ही प्रणालियां हैं। राजतंत्र में राजा के आदेश से ही कानून होता है। राजा को हर कानून से ऊपर होता है राजा, और जबकि कोई कानून राजा की शक्तियों को सीमित नहीं कर सकता। तानाशाही या अधिनायक तंत्र में ही ऐसी स्थिति होती है। विचार का प्रश्न यह है कि भारतीय राज्य व्यवस्था शासन प्रणालियों में इन प्रकारों में से किसके किसके नजदीक है। तो कुछ सूत्रों से इसे समझा जा सकता है। पहले वर्गीकरण अर्थात इस दृष्टि से शासन कितने लोग चलाते हैं में भारत सैद्धांतिक तौर पर लोकतंत्र है, किंतु कुछ लोग दावा करते हैं कि अधिकांश जनता में अनपढ़ व गरीब होने के कारण सत्ता का प्रतिस्पर्धा 2-3 छोटे छोटे गुटों के बीच ही होती है, अतः अल्पतंत्र या गूढ़तंत्र है। सभी दलों में कुछ नेता राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र में होते हैं, जिसे गूढ़तंत्रीय स्वरूप उजागर होता है। कुछ लोग ने तो यहाँ तक कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के भीतर राजतंत्र के नज़दीक है, क्योंकि इसमें वंशवाद का जो लक्षण पाया जाता है वह राजतंत्र की मानसिकता के अनुरूप है। केंद्र में नेहरू गांधी परिवार के शासन की बात हो या विभिन्न राज्यों में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के नेताओं के सफल होने की परंपरा हो, जैसे कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार, पंजाब में बादल परिवार, उड़ीसा में पटनायक परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, हरियाणा में बंसीलाल देवीलाल तथा भजनलाल के परिवार। इसमें लोकतंत्र के भीतर राजतंत्र की मानसिकता के प्रमाण दिखाई देता है। अब है भारतीय शासन प्रणाली। यूं तो लोकतांत्रिक है, किंतु इसके भीतर थोड़ी बहुत मात्रा में धर्मतंत्र और कुलीन तंत्र के तत्व भी देखे जा सकते हैं। धर्मतंत्र के तत्व इस रूप में दिखते हैं कि चुनाव के प्रचार में धार्मिक नेताओं की बड़ी भूमिका रहती है। आमतौर पर सरकार भी धार्मिक भावनाओं वाले मुद्दे को कठोर निर्णय लेने से बचती है, चाहे वे मुद्दे संविधान के शासन पर प्रश्न खड़ा करते हों। इसी प्रकार कुछ परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीतिक सफल होने से जनता कुलीन तंत्र की मानसिकता भी उदाहरण है इसका। संविधानवाद व गैर संविधानवाद की दृष्टि से भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधानवाद का मार्ग को चुना है और सारा शासन कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही चलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे मामले संविधान की रक्षक की भूमिका बहुत ठोस तरीके से निभाई है, किंतु तब भी कभी कभार ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जहाँ संविधानोत्तर शक्तियाँ संवैधानिक ढांचे पर ही हावी होती दिखती है। उदाहरण के 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने जब आपातकाल की घोषणा की तो संजय गांधी बिना किसी संवैधानिक पद पर होते हुए भी सत्ता के केंद्रीय सूत्र बने हुए थे। कुछ लोग तो तत्कालिक केंद्रीय सरकार श्रीमती सोनिया गांधी पर भी प्रश्न उठाते थे कि वे किसी संवैधानिक पद पर ना होते हुए भी मंत्रिमंडल से ज़्यादा शक्ति क्यों रखती थी। ज्ञातव्य है कि जिस राष्ट्रीय सलाहकार समिति यानी कि NAC नेशनल जो एडवाइजरी कमेटी की वे अध्यक्ष थी, वह स्वयं क्या था, संविधानोत्तर निकाय थी। इसी प्रकार कई राज्यों के स्तर पर भी ऐसे विवादपूर्ण स्थितियां देखी जा रही हैं। अब है भारतीय लोकतंत्र को कई लोग भीड़तंत्र या औसत तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि उनकी राय में हमारे देश में जनता का मतदान व्यवहार प्रायः पारंपरिक मान्यताओं तथा भावनाओं को उभार के रूप में संचालित होता है। भारतीय नेताओं में से कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश नेताओं का वैचारिक स्तर और योग्यता स्तर हमारी व्यवस्था के औसत स्तर होने को भी प्रमाणित करता है। दूसरी ओर पर चुनाव प्रक्रिया में अत्यधिक महंगा होने के कारण राज्य द्वारा चुनाव का खर्च वहन न करने के कारण हमारा लोकतंत्र धनतंत्र के भी नज़दीक है। वर्तमान में लोकसभा में अधिकांश सांसदों को करोड़पति होना इसका प्रमाण है। पुनः यदि भारतीय राजनेता में औसत उम्र देखी जाए तो आलोचनात्मक इसे वृद्ध तंत्र भी कहते हैं। प्रमाण यह है कि जहां विकसित देशों में शासनाध्यक्ष आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की आयु के दिखाई पड़ते हैं, वहीं भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री 70 से 75 वर्ष से अधिक उम्र का होना सामान्य बात।
सामान्य लक्षण है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निरंकुश तंत्र के लक्षण काफी कम है क्योंकि विपक्ष और जनमत के दबाव सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। जनता के पास मूल अधिकारों का होना तथा न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का होना भी इसे निरंकुश तंत्र बनने से रोकता है। 1975 में आपातकाल जैसी अत्यंत विरल घटनाओं के अपवाद मानकर छोड़ दे तो यह समानता निरंकुश तंत्र नहीं बनता और योग्य तंत्र गुणतंत्र होने का प्रश्न है। भारतीय राज व्यवस्था में इसे सीमित रूप से अपनाया है। वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा तक लाने के लिए आरक्षण जैसी सुविधाएं दी हैं, किंतु उनके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार। थैंक यू।